रीडिंग, वोकेबलरी और ग्रामर। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये पहले हमें पता होना चाहिए। जब भी हम कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वी शुड नो व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बिना ये जाने कि एग्जाम में क्या आता है पढ़ना बेकार की बात है। यानी आपको अपना पाथ, दिशा क्लियर होना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं तो 3 सेक्शन हमारे रहते हैं। रीडिंग में आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और मिसलेनियस। अब रीडिंग पोर्शन में हमसे ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, हमें एक पैसेज गिवन होता है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश, और उससे रिलेटेड हमारे से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस। तो यू विल बी गिवन पैराग्राफ्स और अ पैराग्राफ फ्रॉम विच यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस। कोई डाउट इसमें? फिर आपका दूसरा टॉपिक होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उसमें आपको ब्लैंक्स को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो इन क्लोज टेस्ट पोर्शन देयर विल बी ब्लैंक्स एंड यू विल हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स, बस फर्क क्या है, सेंटेंस की जगह ये किसमें होगा, पैराग्राफ में। नॉर्मली हमारा फिल इन द ब्लैंक्स किसमें होता है, सेंटेंस में, लेकिन यहां जो ब्लैंक होंगे वो किसमें होंगे, पैराग्राफ के अंदर। अब आता है तीसरा टॉपिक, यानी हमारा कौन सा, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इनमें हमें सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। देयर विल बी गिवन 6 sentences and they will be in a jumbled form and you will be required to arrange those sentences। समझ में आ रही बात कि रीअरेंजमेंट में आपको क्या करना है। फिर आपका आता है मिसलेनियस। इसमें अलग अलग प्रकार के टॉपिक होते हैं, जैसे पैराग्राफ कंप्लीशन, आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। जैसे पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें एक लाइन छोड़ दी जाएगी और आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को फिल करना पड़ेगा। या सेंटेंस कंप्लीशन हो सकता है। सेंटेंस कंप्लीशन क्या हुआ, एक सेंटेंस गिवन होगा आपको और क्या छोड़ दिया जाएगा, ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा और आपको उस ब्लैंक को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। मतलब सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा और आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा इन द टॉपिक सेंटेंस कंप्लीशन। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब बाकी टॉपिक देखिए हम लोग। वोकेबलरी सेक्शन में हमारा क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें ब्लैंक्स दिए जाएंगे और उनको हमें फिल करना पड़ेगा बेस्ड ऑन वोकेबलरी। कभी कभार ग्रामर बेस्ड आता है, कभी कभी कैसा आता है, वोकैब बेस्ड। कोई डाउट उसमें? फिर हमारा आता है वर्ड यूसेज। वर्ड यूसेज में क्या होता है, एक वर्ड दिया होगा, उसका 4 सेंटेंस में यूज किया जाएगा और हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा किस सेंटेंस में करेक्टली यूज है या किस सेंटेंस में वो इनकरेक्टली यूज्ड है। कोई डाउट इसमें? फिर हमारा टॉपिक आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में हमें क्या बताना होगा, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। कि एक वर्ड दिया है, उसके मिलता जुलता शब्द, उसका पर्यायवाची यानी सिमिलर मीनिंग वर्ड हमें बताना होगा। एंटोनिम में क्या होता है, अपोजिट मीनिंग वर्ड, हमें उस वर्ड का क्या बताना होगा, अपोजिट, जिसको हिंदी में हम विलोम कहते हैं। कोई डाउट? अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूँ सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इडियम्स। इडियम्स क्या होते हैं, हमारे मुहावरे। और मुहावरे हमको जैसे पता ही, एन एप्पल ऑफ माई आई, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, जो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग नहीं देते, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इडियम्स कहते हैं। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो। फिर हमारा टॉपिक आता है क्या, वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप में क्या होता है, वर्ड्स प्रॉपर पोजीशन में नहीं है और हमें उन्हें क्या करना है, इंटरचेंज करके करेक्ट करना है। हो सकता है जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए था उसको आपने कहां रख दिया, लास्ट में। हो सकता है जो लास्ट वर्ड था उसको आपको फर्स्ट में रखना था, तो ये कहलाता है वर्ड स्वैप, जिसमें आपको वर्ड को इंटरचेंज करना पड़ता है। फिर मिसलेनियस, जैसे कि हमें पता है बैंकिंग के एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आप जब भी पेपर देने जा रहे हो तो हर साल में कुछ ना कुछ पैटर्न में क्या होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो कुछ मिसलेनियस में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी, इसके लिए अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपकी बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की दोबारा। अगर आप 6 मंथ्स प्रॉपर पढ़ेंगे तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इंग्लिश आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज प्रैक्टिस इज कंटिन्यूअस। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि आप ये सोचो कि मैं 6 महीने प्रैक्टिस करूंगा और मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस आपका चलती रहेगी, जब कोचिंग फिनिश हो जाए उसके बाद भी। और प्रैक्टिस ऐसी चीज है, क्योंकि जनरली हमारे माइंड में क्या होता है, हम जब कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं हम सोचते हैं हमने बस इतना पढ़ लिया और हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन।
तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव दोनों में वास्ट डिफरेंस है। एकेडमिक में क्या होता है, हम एक दिन पहले गाइड पढ़े और क्या है हमारा भला हो जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, एकेडमिक में क्या होते हैं, पासिंग मार्क्स होते हैं। 10 मतलब अगर आप बोलूं 40% है आगे आपके तो आप पेपर क्लियर हो जाए, या 33% आगे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बट कॉम्पिटिटिव में ऐसा नहीं होता, आपको एक मेरिट बनानी पड़ती है, एक स्कोर लाना पड़ता है ताकि आप जॉब पा सके। दूसरी चीज आपको पता ही है भैया कि वैकेंसीज हजारों में और एस्पिरेंट्स किसमें, लाखों में। तो अगर हम ये सोचें कि कैसे लिमिटेड पढ़ के बिना पढ़े हम इंग्लिश पास कर लें, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं। जैसे अक्सर हम यूट्यूब पे वीडियोस भी सर्च करते हैं, हाउ टू क्लियर बैंकिंग एग्जामिनेशन विदाउट स्टडिंग, बिना पढ़े बैंकिंग एग्जामिनेशन कैसे निकालें, एक महीने में एग्जाम कैसे निकालें, एक महीने में इंग्लिश में धुरंधर कैसे बने। तो ये सब जो वीडियोस हैं इनको बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। ये कोई 2 मिनट मैगी नूडल्स नहीं, तुरंत पकाओगे और तुरंत खाओगे रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। ऐसी कोई कोचिंग नहीं जो ये क्लेम कर सके कि हम आपको 1 महीने में या 2 महीने में सिलेक्शन कराने वाले हैं या 6 महीने में भी। अगर ऐसी कोई कोचिंग है तो तुरंत उससे लिखित में लेना और स्टैंप लगवा के लेना, मुझे नहीं लगता कोई देगा। तो इस सिलेक्शन कोचिंग नहीं कराता, सिलेक्शन कौन लेता है, बच्चे खुद लेते हैं। सर कोचिंग एक माध्यम होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक जरिया होता है, मेन मेहनत तो किसको करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। कभी आप देखते हैं क्रिकेट में कोच खेलने लग जाता है, प्लेयर केएल राहुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसके बदले राहुल द्रविड़ जी खेलने आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। केएल राहुल को ही खेल के परफॉर्म करना पड़ेगा, उसी प्रकार से आप ही को खेल के परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ मैं आपको सपोर्ट करूंगा, कंटिन्यूस सपोर्ट रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला। समझ रहे हो बात। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, ग्रामर सेक्शन, इसमें क्या होता है, एरर डिटेक्शन होता है। इसमें हमें क्या ढूंढना होता है, एरर ढूंढना होता है। जैसे एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा किस पार्ट में मिस्टेक है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे आई हैव मेट हर यस्टरडे, आई फर्स्ट पार्ट, हैव मेट सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट हर, फोर्थ पार्ट यस्टरडे एंड फिफ्थ पार्ट नो एरर। तो किस में एरर होगा, अगर आप तुक्का लगाते, क्योंकि अभी हमने कुछ पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अगर आप तुक्का लगाते तो किस पे लगाते, सेकेंड पे। यस्टरडे दिया, यस्टरडे किसको दिखाता है, पास्ट को, तो यहां पर हम किसका यूज नहीं करेंगे, हैव का। आई मेट हर यस्टरडे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिया होगा, क्वेश्चन इतना छोटा या स्मॉल नहीं दिया होगा, मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया कि क्वेश्चन कैसे आएगा। एक सेंटेंस गिवन होगा, पार्ट में डिवाइडेड होगा, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि किस पार्ट में एरर या मिस्टेक। समझ में आ रही बात। एरर डिटेक्शन में आपको क्या करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, पार्ट को बोल्ड कर देंगे, बड़ा कर देंगे, और उसके लिए आपको ए बी सी डी करके ऑप्शन देंगे। जैसे आई विल मीट, आई विल मीट, आई हैड मेट, इस तरीके से आई विल मीट, आई हैड मेट, उसके बाद मेट, उसके बाद डी ऑप्शन एम मीटिंग, और ई ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो आप आसानी से आंसर बता दोगे क्या होगा, सी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें सेम ग्रामर के रूल्स ही अप्लाई होते हैं, बस पूछने का तरीका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कोई डाउट इसमें। फिर आपका आता है स्टार्टर कनेक्टर। स्टार्टर कनेक्टर क्या होता है, इसमें आपको एक कंजंक्शन दे देगा, जैसे ऑल्दो दे देगा, दो दे देगा, और आपको 4 सेंटेंसेस गिवन होंगे, 1 2 3 4, और आपको बताना पड़ेगा 1 2 3 4 5 करके ऐसे सेंटेंसेस गिवन होंगे, और आपको बताना पड़ेगा कि ये ऑल्दो कौन से सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा, 1 और 2 को, 2 और 4 को, 3 और 5 को। तो आपको स्टार्टर कनेक्टर में डिटरमाइन करना है कि कौन से सेंटेंस कंजंक्शन से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। ऐसे बिकॉज दिया होगा, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कौन से सेंटेंसेस बिकॉज से ज्वाइन हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें। फिर आपका आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में क्या होता है, आपको कॉलम दिए जाएंगे, 2 कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ सेंटेंस को इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाएगा, और आपको मैच करना पड़ेगा कॉलम बी में
किसके साथ वो क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। समझ में आ रहा है? तो मैच द कॉलम में यू हैव टू मैच द सेंटेंसेस विद द रेस्ट सेंटेंसेस एंड कनेक्ट देम। उसके बाद आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में अलग अलग प्रकार के ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका बेसिक सिलेबस है जो किसमें पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको इसके हिसाब से तैयारी करनी है बैंकिंग के एग्जामिनेशन। बैंकिंग में एक और चैलेंज भी है टाइम का। जैसे आपको पता है प्री में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 30, और आपको कितने मिनट में करने होते हैं, 20। तो ये चैलेंज यहाँ पर ये है कि क्वेश्चंस करने हैं कम समय में। समझ रहे हैं बात को? तो भले अगर आपकी इंग्लिश एकेडमिक में स्ट्रांग रही, लेकिन जरूरी नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव में परफॉर्म करोगे। कॉम्पिटिटिव में तभी परफॉर्म करोगे जब आप क्या करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं शो करना, बिकॉज हमारी एकेडमिक की इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव की इंग्लिश टोटली क्या है, डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है। एकेडमिक में हम थ्योरी लिखते थे, नंबर मिल जाता था। यहां पर हमें थ्योरी लिखने पे नंबर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट अब डाउट आता है हमारे को कि सर कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, क्या पढ़ना है, इसको लेके कंफ्यूजन होता है। तो मैं अगर आपको सिंपल सा बोलूं, अगर जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं या जितना इस कोर्स के ड्यूरेशन में पढ़ाया जाएगा, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो ग्रामर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इंग्लिश की जो थ्योरी है वो केवल उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको क्लास में क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। कोई इंग्लिश की थ्योरी के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। और थ्योरी पढ़ के भी क्या करोगे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया कि थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपसे तो क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस आपको एक चीज करनी है मेरे साथ साथ। जैसे मान लो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको 50 क्वेश्चंस कराए, तो आपका भी एक धर्म या कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है कि आप जो किताब में दिए गए 50 क्वेश्चन है उनको भी क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो आपको बस फोकस किस पे करना है, प्रैक्टिस पे फोकस ज्यादा रखना है एज कंपेयर टू थ्योरी। अब एक चीज सर, रूल्स हमसे याद नहीं होते। देखिए पहली चीज तो आप रूल्स को रटने की कोशिश ही क्यों करते हो? कभी भी इंग्लिश रटने से नहीं आती है, इंग्लिश ऑब्जर्व करने से आती है। याद रखना हमेशा, इंग्लिश कभी भी मगअप करने से नहीं आएगी कि आप रूल्स रटोगे, सोचोगे कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब सिंगुलर पॉसेसिव एडजेक्टिव और आपको वो रूल याद हो जाएगा, ऐसा नहीं। इंग्लिश में जब आप एक चीज को सेम बात रिपीट होते हुए देखते हैं तो वो आपके माइंड में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में आपने देखते हैं कि हमें क्यों याद है फॉर्मूले मैथमेटिक्स के, क्योंकि हमने उस पर अनलिमिटेड क्वेश्चंस लगाए हैं और हमने उसको थ्योरी वाइज में नहीं पढ़ा है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सबको पता है, हर एक बच्चे को। किसी को इसको रटना पड़ा कि अपने आप ही दिमाग में सेट है, अपने आप ही दिमाग में सेट है, क्योंकि आपने पहले तो फॉर्मूला बेस्ड में याद किया उसको, और दूसरा उस पर अनलिमिटेड क्या किए, क्वेश्चंस लगाए। यही हमें इंग्लिश में करना है। तो वी नीड नॉट मग अप द रूल्स, वी हैव टू फॉलो द लॉजिक। इंग्लिश ग्रामर भी बिल्कुल किसकी तरह है, मैथमेटिक्स की तरह है। ये हमें समझना जरूरी है। तो आप जब भी इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं तो उसमें हमेशा पेन और पेंसिल लेके उसको सॉल्व करें, मतलब पेन और पेंसिल लेके पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप उसको नॉवेल की तरह पढ़ें। नॉवेल की तरह समझ रहे हैं? जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, ऐसे लेट गए आराम से। मान लीजिए आपको रात में नींद नहीं आ रही, आपको बीमारी भी हो रखी है, हो सकता है उस बीमारी का नाम लवेरिया है, तो और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, आप कह रहे मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, है ना? तो एक काम करिए, आप बढ़िया बेड पे लेट जाइए और इंग्लिश ग्रामर की बुक लेटते लेटते ऐसे पढ़िएगा। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, आपको नींद 100% आ जाएगी। तो आपको इंग्लिश को ग्रामर को कभी भी किसकी तरह नहीं पढ़ना, नॉवेल की तरह। समझ रहे हैं? यू नीड नॉट स्टडी इंग्लिश ग्रामर लाइक अ नॉवेल, क्योंकि अगर नॉवेल की तरह पढ़ोगे तो कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? तो आपको इंग्लिश में पढ़ना कैसे, जैसे मान लो ये रूल है, इतना बड़ा रूल मैंने लिखा है क्या, कलेक्टिव नाउन टेक्स द सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ, मतलब एज अ ग्रुप दिखाते हैं तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है। एज द
इंडिविजुअल्स दिखाते हैं तो वर्ब कैसा होता है, प्लूरल। अब ये थ्योरी देखने में कैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा बोर्डम कॉज कर रहा है, बोरिंग आपको फील हो रहा होगा, बोर्डम बोरियत क्रिएट हो रहा होगा। बट अगर क्या हो अगर आप इसको मैथमेटिक्स के स्ट्रक्चर में बदल दो, किसमें बदल दो, मैथमेटिक्स के स्ट्रक्चर में। और कुछ मेरा पढ़ाने का अंदाज भी ये रहेगा जिसमें मैं आपको लिखवाऊंगा कम और समझाऊंगा ज्यादा, एग्जांपल्स ज्यादा कराऊंगा, प्लस मैथमेटिक्स के स्ट्रक्चर फॉर्म में हम पढ़ाई करेंगे। जैसे कलेक्टिव नाउन, अभी ये मत पूछना कलेक्टिव नाउन क्या, ये हम लोग पढ़ेंगे जब मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, नाउन्स पढ़ाऊंगा। अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें ये चीजें आएंगी। यहाँ मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। और पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा, सिंगुलर, जब हम उसको क्या मानते हैं, ग्रुप या यूनिट। अब ये बात जो इतनी बड़ी थ्योरी में थी, ये कितने उसमें कवर हो गई, एक लाइन में, एक फॉर्मूला के अंदर, यस और नो। अब इस फॉर्मूले के नीचे मान लो अगर हम 2-3 एग्जांपल फॉलो कर दे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको रूल याद हो जाएगा। भाई आपने एक फॉर्मूला बना लिया उस रूल का, उसके नीचे 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, क्या आपको नहीं लगता कि अब याद हो जाएगा, अब 200% याद हो जाएगा। तो ये होगा हमारा ग्रामर का पढ़ने का तरीका या पढ़ाने का तरीका। समझ में आ रही बात। इसी का एक्सेप्शन जैसे मैंने आपको बताया, तो कैसे बताया, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसा आता है, प्लूरल। पॉजिटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन भी कैसा आता है, प्लूरल, जब हम उसकी एज एन इंडिविजुअल्स बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, इंडिविजुअल्स, तो प्लूरल हो जाता है। क्लियर है। ये अभी मैं जब आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो उससे और क्लियर होगा, लेकिन यहाँ मेरे पढ़ाने का आपको तरीका समझ में आ रहा है क्या होगा, हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश को हम लोग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में पढ़ेंगे या फॉर्मूला के फॉर्म में पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात। और क्या करें, एग्जाम्पल्स बनाएं और एग्जाम्पल्स के साथ उनमें इंप्लीमेंटेशन होते हुए देखें, ग्रामर का ऑब्जर्व करें। कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे ये रूल मैंने आपको बताया था, कौन सा, कि कलेक्टिव नाउन अपने साथ वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा आता है, सिंगुलर, जब हम उसकी कैसे बात करते हैं, एज अ यूनिट। तो अब देखो ये रूल मैं जब तुम्हें सिखाऊंगा तो कैसे सिखाऊंगा, जैसे कमिटी है, कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, इसके लिए वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा, सिंगुलर। तो इस तरीके से मैं तुम्हें ब्रेक करके बताऊं, इसी तरीके से तुम्हें भी पढ़ना है। जब भी कोई रूल पढ़ रहे हो उसके नीचे एग्जांपल देखो, देखो कलेक्टिव नाउन क्या है, वर्ब क्या है, पॉजिटिव क्या है, फ्रेगमेंटेशन करो। फ्रेगमेंटेशन कर रहे हो, फ्रेगमेंटेशन समझ रहे हो, मतलब चीजों को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ो, रूल्स को पार्ट पार्ट वाइज पढ़ो, तो तुम्हें चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो। समझ में आ गया। अब ऐसे ही मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूंगा, फिर ऐसी एक और एग्जांपल दूंगा जब पढ़ाऊंगा, और तुम्हें ये ब्रेक ब्रेक करके बताऊंगा, पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके स्ट्रक्चर फॉर्म में समझाऊंगा। समझ में आ रही बात। अभी ये तुम्हें रूल नहीं समझ में आएगा क्योंकि रूल मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, मैंने तुम्हें अभी पढ़ाने का क्या बताया, तरीका क्या है या पढ़ने का तरीका क्या होना हमारा चाहिए ग्रामर के रिगार्डिंग। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, try to practice as many questions as possible। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 50-60 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, प्लस 50-60 क्वेश्चंस तुम्हारे टेस्ट होगा, और 50 तुम किताब से करोगे। अब 150 क्वेश्चन लगाने के बाद भी तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब के एरर नहीं समझ में आएंगे, नाउन के एरर नहीं समझ में आएंगे, तुम ऑटोमेटिकली एरर्स पिकअप करने लगोगे, तुम्हारा ग्रामर इंप्रूव होने लगेगा। समझ में आई बात, बोलो यस और नो। सातवां, जब हम चैप्टर वाइज कर लेंगे प्रैक्टिस, तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ओवरऑल, मतलब सब मिलाकर, सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन, पहले चैप्टर वाइज करेंगे। तो एरर डायरेक्टली अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो पहले चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और फिर कैसे पढ़ेंगे, ओवरऑल। क्योंकि एग्जाम में ऐसे थोड़ी नहीं आता है कि सब्जेक्ट वर्ब से आ रहा हूं, नाउन से पूछ रहा हूं, नहीं, सब मिला के आता है, मिक्स्ड फॉर्म में आता है। कोई डाउट इसमें, कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने, हमें ये टॉपिक्स कवर करने प्रैक्टिस के, तो मैंने आपको बताया जो हमें कवर करने बेसिक में, ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब, नाउन प्रोनाउन, टेंसेस, कंडीशनल, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस और आर्टिकल्स। ये 10 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं इन द ग्रामर सेक्शन।
एक डाउट सर, वॉइस और नरेशन इसमें आपने नहीं लिखा। वॉइस और नरेशन हमारा बैंक में नहीं आता, किस में आता है? एसएससी के एग्जामिनेशन। हाउएवर स्पेशल क्लासेस जो होंगी तुम्हारी, उसमें मैं इनको भी कवर करूंगा। कब होंगी, कैसे होगी, वो मैं तुम्हें अभी बताऊं। वो तुम्हें इन क्लास के अलावा, रेगुलर क्लासेस के अलावा तुम्हें एक और फीचर मिलेगा या एडिशनल फीचर, वो है क्या? स्पेशल क्लास। ऑनलाइन भी तुम अटेंड कर सकते हो, और उसको कैसे अटेंड कर सकते हो? ऑफलाइन। किस तरीके से होंगी वो मैं तुम्हें लास्ट में भी एक्सप्लेन करूंगा। और स्पेशल क्लास विल बी एज इंपॉर्टेंट एज अ रेगुलर क्लास। आप ये नहीं सोचिएगा कि स्पेशल क्लास करने की क्या जरूरत है, या यूट्यूब वाली क्लास करने की क्या जरूरत है, या हमें ये एक्स्ट्रा आने की क्या जरूरत है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये हमारा एकेडमिक का एग्जामिनेशन नहीं है, तो यहाँ चीजें लिमिटेड नहीं, कैसी होंगी हमारी? अनलिमिटेड, बहुत वास्ट। लेकिन उस अनलिमिटेड का भी एक डोमेन है, उस अनलिमिटेड का भी एक डोमेन है, एक एरिया है जहां तक हमें पढ़ना है। तो अगर जितना मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप उतना पढ़ लोगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। लेकिन एट द एंड डिपेंड तो किस पे करेंगे? आप पे भी, और कई बार किस्मत पे भी। रीजन भी क्योंकि मैंने पहले ही बताया, वैकेंसीज किस में है? हजारों में। और एस्पिरेंट किस में है? लाखों में। तो परसेंटेज जो है सिलेक्शन का, वो बहुत कम। हाँ, मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए, लेकिन हमेशा लाइफ में प्लान बी भी होना जरूरी है। ये मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ आपको मेंटर समझा रहा हूँ कि हाँ, बैंकिंग के लिए हमें पूरी कोशिश करनी है, 6 महीने, 1 साल, या जितना भी हमने माइंड मेकअप किया है। लेकिन उसके बाद व्हाट इफ नॉट बैंकिंग, तो वो भी हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए। प्लान बी हमेशा लाइफ में जरूर होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रही है? मेरे साथ वो नहीं कि मैं आपको ऐसा झूठा वादा, फॉल्स होप भेज दूं कि 1 महीने में सिलेक्शन, है ना, और नहीं होगा तो बाद में तुम मन ही मन मेरे को क्या करोगे? कोसोगे। तो ऐसा मैं कुछ झूठा प्रॉमिस तुम्हें नहीं करूंगा, ठीक है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्या? सबसे बड़ा सरदर्द, दैट इज वोकेबलरी। वर्ड्स को याद करना। ग्रामर तो चलो एक बार फिर भी थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, हमसे याद समझ में आने लग जाता है, क्लास अटेंड करते हैं रेगुलर में, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वोकेबलरी में एक दिक्कत होती है, मेमोराइज करना। मतलब आज पढ़ो, कल सफा, है ना? तो यही हमारा प्रॉब्लम रहता है वोकेबलरी में। तो कैसे याद करें कि वोकेबलरी पूरा माइंड में क्या हो जाए? छप जाए, पूरा मेमोराइज हो जाए। तो देखिए, पहला तरीका है वर्ड्स को याद करने का, वो है रूट वर्ड मेथड। कैसा मेथड? रूट वर्ड। ये रूट वर्ड मेथड क्या होता है? जैसे बचपन में आपने सुना होगा एक्वा। एक्वा किसके लिए स्टैंड करता है? वाटर के लिए। जैसे एक्वागार्ड, एक्वेटिक, एक्वेरियम, एक्वामराइन, ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? वाटर, मतलब एक्वा से, मतलब एक्वा इज फॉर वाटर, इसमें सब में एक्वा आ रहा है। तो आपको इन वर्ड्स को याद करने के लिए कोई मेहनत करना पड़ा कि वर्ड याद हो गए तुरंत? तुरंत याद हो गए, क्योंकि आप समझ गए कि ये एक्वा किससे रिलेटेड है? वाटर से। ऐसे ही हमें कोशिश करना है रूट वर्ड के थ्रू क्या पढ़ना है? वोकेबलरी। और आपकी हर हफ्ते में एक क्लास होगी, जैसे मैंने आपको बताया ना स्पेशल क्लास होगी, तो उसमें रूट वर्ड की क्लास भी रहोगी। कौन सी क्लास होगी? रूट वर्ड की, जहां पर आपको रूट के जरिए वर्ड्स को कवर किया जाएगा। यानी एक वर्ड के जरिए बहुत सारे वर्ड फॉर्म किए जाएंगे। रूट वर्ड क्या तरीका है? एक वर्ड से क्या बनाना? अनेक वर्ड बनाना। मेकिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स विद वन वर्ड इज कॉल्ड अ रूट वर्ड मेथड। समझ में आ रही बात? जैसे बेने, बेने किसके लिए होता है? गुड के लिए। किसके लिए होता है? गुड के लिए या वेल के लिए। जैसे बेनिफिशियल वर्ड आप सबने सुना होगा। बेनिफिशियल मतलब क्या होता है? लाभदायक, प्रॉफिटेबल, विच विल बी गुड फॉर यू, विच विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, यस और नो। इसी प्रकार से बेने से और वर्ड बनते हैं बेनिफैक्टर, बेनिफिशिएंट, बेनेवोलेंट, बेनिफिशरी, बेनेडिक्शन और बिनाइन। अभी इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां मैंने आपको एक तरीका बताया कि कैसे एक वर्ड से आप क्या है, बहुत सारे वर्ड क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो, या बहुत सारे वर्ड फॉर्म कर सकते हो, और उनको मीनिंग समझ के आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर अब रूट ट्री, इसी तरीके से हम रूट वर्ड, रूट ट्री बनाएंगे। रूट ट्री में जैसे एलोक्यू इज फॉर टॉक, तो एलोक्यू से कौन कौन से वर्ड बनते हैं? एलोक्वेंट, ऑब्लॉकी, कॉलोकी, कॉलोकियल। अभी आपको सारे वर्ड मिसाइल की तरह लग रहे होंगे और आपके दिल को क्या ऐसे भेद रहे होंगे।
लेकिन जब मैं ये समझाऊंगा तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ विजुअलाइजेशन का यूज भी करेंगे। वर्ड को जब मैं रूट से पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें इमेजेस के थ्रू भी सिखाऊंगा। कैसे? जैसे एक वर्ड होता है इंग्लिश में सर्कमलोकेशन। कौन सा वर्ड होता है? सर्कमलोकेशन। CIRCUMLOCUTION। कोई इसका मीनिंग बता सकता है मुझे सर्कमलोकेशन का? आपने सरकम सुना है? सरकमफेरेंस, सरकम सर्कल में याद आया कुछ? नहीं, भूल गए। सर्कल चैप्टर पढ़ा था, याद करो मैथमेटिक्स में, उसमें सरकमफेरेंस बताया गया था, नहीं याद आ रहा? चलो कोई बात। सर्कल, सर्कल समझते हो? गोल गोल। तो सरकम किससे रिलेटेड है? गोल गोल से। एलओसी एलओक्यू से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? टॉक। तो इसमें कैसी बात करोगे? गोल गोल टॉक करोगे। गोल गोल समझ रहे हो? मतलब कैसे घुमा फिरा कर बात करने की टैलेंट को हम क्या कहते हैं? सर्कमलोकेशन। जो अक्सर हम लोग किस में देखते हैं? नेता लोगों में देखते हैं। नेता लोग कैसे बात करते हैं? डायरेक्ट बात करते हैं कि गोल गोल बात करते हैं? गोल गोल घुमा फिरा के बात करते हैं। जैसे पूछो बेरोजगारी क्या है, तो क्या बोलेंगे? जनसंख्या बहुत है, लोग खाली बहुत बैठे हैं, हम दो हमारे 24, कहाँ से नौकरी लाएं बताइए। तो ये नेता लोग डायरेक्टली कोई चीज का आंसर नहीं करते, क्या करते हैं? गोल गोल घुमा फिरा के बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक लड़का देख रहे हो तुम, ये लड़का तुम देख रहे हो बड़ा, है ना? तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त भी होगा जो इस तरह का दिखता होगा। अब तुम उसको ऐसे डायरेक्टली बोलोगे कि तुम जो है सिकड़ी डंडी हो, तुम कुपोषण का शिकार हो, तो वो क्या होगा? बुरा मान जाएगा। तो तुम उससे कैसे कहोगे? गोल गोल घुमा फिरा के कि तुम्हारे अंदर थोड़ा बस न्यूट्रिशंस की कमी है, विटामिन ए बी सी डी चाहिए तुम्हें, है ना? और तुम थोड़ा सा बैलेंस डाइट तुम्हें खाना है। तो तुम ये कैसे बात करोगे? गोल गोल, यानी सरकम लोकेशन करोगे। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। जैसे इनको तो सब जानते हो, ये कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, है ना? मोदी जी ने इनका नाम अलग कर दिया था, है ना? डो। नहीं देखे स्पीच? मोदी जी की स्पीच नहीं देखते हो, अच्छी बात है। तो उसमें इन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप का नाम चेंज कर दिया था मोदी जी में, है ना? तो देख लेना जाके यूट्यूब पे आज। तो अब ये भी कैसी बात करते हैं? सीधी बात की गोल गोल, गोल गोल घुमा फिरा के बात करते हैं ना? या जैसे कोई पति है, उसकी पत्नी पूछेगी तुम कैसा, मैं कैसी दिख रही हूँ, तो वो कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा तुम मोटी दिख रही हो। क्योंकि अगर वो बोलेगा तुम मोटी दिख रही हो तो उसकी छिन जाएगी रोटी और हो जाएगी उसकी बोटी बोटी। तो वो क्या बोलेगा? तुम बड़ी हष्ट पुष्ट दिख रही हो, बहुत हेल्दी हो गई हो, हेल्दी खा रही हो, हेल्दी लग रही हो। यानी कैसी बात करेगा? डायरेक्ट गोल गोल, गोल गोल। इसी को हम कहते हैं क्या? सरकम लोकेशन। तो जब मैं तुम्हें रूट बताऊंगा तो रूट के साथ इस तरीके से इमेजेस के थ्रू भी वर्ड को क्या कराऊंगा? विजुअलाइज कराऊंगा। और विजुअलाइजेशन से या इमेज से हमें वर्ड क्या होता है? ज्यादा याद होता है। अब सरकम लोकेशन जब भी तुम्हें दिखेगा तो तुम्हें ये जरूर याद आ जाएगा ना। अच्छा अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है। हमें जब भी वर्ड्स को पढ़ना है तो हमें एक ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? ग्रुप। जैसे सेरीन, सेरीन का मतलब क्या होता है? शांत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरीन? शांत, कूल और काम। अब हमें क्या करना है? जितने भी वर्ड्स का मतलब कूल और काम से रिलेटेड है, हम उनका क्या बना देंगे? ग्रुप बना देंगे। जैसे सेरीन से कस मिलता जुलता वर्ड ट्रैंक्विल, सीडेट, स्टेबल, इम्पर्टेबल। तो ये सारे वर्ड का हमने क्या बना दिया? ग्रुप में। तो जब भी हम एक वर्ड याद करें तो हमें कोशिश करना है उससे 6-7 रिलेटेड वर्ड हम साथ ही साथ क्या कर दें? लिख दें। तो जितना हम ग्रुप बनाएंगे उतना ज्यादा हमारे को वर्ड्स क्या हो जाएगा? मेमोराइज। हर वर्ड को अलग याद नहीं करना पड़ेगा। वर्ड किस में याद हो जाएगा? ग्रुप में याद हो जाएगा। ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? कूल और काम से। समझ में आ रही बात? या जैसे ये वर्ड होता है एक्सपंज, इसका मतलब होता है मिटा देना। मिटा देना, इरेडिकेट कर देना, हटा देना। तो एक्सपंज से रिलेटेड और वर्ड क्या होते हैं? इफेस, ऑब्लिटरेट, एब्रोगेट। एब्रोगेट में हम क्या हटा देते हैं? कोई कानून हटा देते हैं, उसको रद्द कर देते हैं। इरेडिकेट, पॉवर्टी सुना होगा तुम सबने, पॉवर्टी इरेडिकेशन, कि हमें गरीबी को क्या करना है?
हटाना, दरिद्रता, डिस्पोज ऑफ, छुटकारा पाना। तो ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? हटाने या मिटाने से। तो हमने वर्ड्स को कैसे याद कर लिया? ग्रुप में। समझ में आ रही है? इसीलिए आपकी क्लासेस होंगी जिसमें आपको स्पेशली सिनोनिम्स और क्या बताया जाएगा? एंटोनिम्स बताया जाएगा और ग्रुप में वर्ड्स याद करवाए जाएंगे। क्लियर? आप लोग आए देखो, उसके लिए पार्टी रखती लोगों ने। अब देखिए, नेक्स्ट इज ट्राई टू नो द कॉनोटेशन ऑफ वर्ड्स। मतलब चीजों के वर्ड्स का ये जानने की कोशिश करो कि वो पॉजिटिवली यूज होते हैं कि नेगेटिवली यूज होते हैं, क्या न्यूट्रल होते हैं। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या? जैसे तुम किसी को स्किनी कह रहे हो तो उसका मतलब क्या? तुम उसको क्या कह रहे हो? वही सिकुड़ी डंडी। जैसे ये व्यक्ति अभी जो हमारा गया था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्किनी। तो स्किनी की टोन जो है वो कैसी है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर यहीं पर बात करें स्लेंडर, तो स्लेंडर आदमी तो वो कैसा आदमी होगा? फिट आदमी। मतलब जितना उसको पतला होना चाहिए उतना है, उससे ज्यादा पतला नहीं है। मतलब स्लेंडर कैसी टोन देगा? पॉजिटिव। समझ में आ रही है? जैसे किसी को हेल्दी बोलोगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन किसी को फैट बोलोगे तो क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ रही बात? और थिन, थिन क्या होता है? एक न्यूट्रल टोन रखता है। कभी कभी ये पॉजिटिव में यूज हो सकता है, कभी कभी ये नेगेटिव। समझ में आ रही बात? जैसे आप देखते हैं वर्ड डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग मतलब क्या होता है? किसी को बहुत ज्यादा क्या करना? डोमिनेट करना। जैसे हम बोलेंगे उसकी जीएफ यानी गुड फ्रेंड काफी ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर की है। मतलब इसमें कैसी टोन होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। मतलब वो उसके ऊपर हमेशा चढ़ी रहती है। चढ़ी रहती है मतलब हमेशा उसको मतलब क्या है? ऑर्डर चलाती, बॉसी टाइप ऑफ एटीट्यूड दिखाती है ना। लेकिन अगर यहीं पर फोर्सफुल बोलेंगे तो ये पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है और नेगेटिव। फोर्सफुल कैसे? जैसे मान लो अगर आपका कोई अधिकार आपको दे नहीं रहा, आपके अधिकारों का मतलब क्या है? राइट्स आपको मिल नहीं रहे और आप वो राइट्स डिमांड कर रहे हो, तो आप यहाँ पर फोर्सफुल हो। मतलब क्या हो? पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो? पॉजिटिव। लेकिन वहीं पर बॉस तुम्हें फोर्स करेगा काम करने के लिए और फोर्सफुल एटीट्यूड से तुमसे बिहेव करेगा, तो ये टोन कैसी हो जाएगी? तो यानी नो कॉनोटेशन के केस में क्या होता है? वो पॉजिटिव भी काम कर सकती है और समझ में आएगा। लेकिन अगर एसर्टिव की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। एसर्टिव मतलब हमेशा अपने राइट के लिए क्या करना? स्टैंड करना। अपने राइट के लिए हमेशा बोल्ड एटीट्यूड दिखाना। तो ये हमेशा किस में यूज होगा? पॉजिटिव। तो आपको जब भी, और स्पेशली ये आपको हेल्प करेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। अब ये चीज हम कब कवर करेंगे? जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे क्लोज टेस्ट। तो उसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जो मिलते जुलते होते हैं यानी कंफ्यूजेबल होते हैं। तो वहीं पर हम समझेंगे कि वर्ड का कैसे यूज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में क्या डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? जैसे अगर आप रणबीर कपूर देखें तो उसकी हरकतें कैसी हैं? बिजार हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? जैसे फ्रॉक के साथ टी शर्ट डाल लेता है, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। तो रणवीर सिंह जो है, ही इज, हिज ड्रेसिंग सेंस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बिजार। बिजार। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहाँ होगा? कोई शर्ट के साथ फ्रॉक पहन लेता है कोई लड़का, तो तुम क्या कहोगे? क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है? क्या बोलोगे? अटपटा टाइप का लड़का है, बड़ा चटपटा टाइप का है ना, ऐसे बोलोगे। कभी तुम उसको ऐसे नहीं बोले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्लियर है? समझ में आ रही बात? जैसे लड़के भी देखते हो लंबे लंबे बाल रख लेते हैं, कभी कभार कान में बालियां पहन लेते हैं, नाक में भी पहन लेते हैं, तो क्या बोलोगे? ये लड़का किस टाइप का है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है कि बिजार लड़का है? बिजार, अटपटा। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से तुम्हें वर्ड्स की टोन जाननी है। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्राई टू फॉर्म एग्जांपल्स। एग्जांपल बनाने की कोशिश करना है। जैसे एलाई, एलाई का मतलब क्या होता है? साथी, सहयोगी। तो कर्ण और दुर्योधन क्या थे? हमारे एक दूसरे के साथी थे, सहयोगी थे। किसमें? महाभारत में। तो अब तुम्हें एलाई हमेशा याद रहेगा, एलाई, अलायंस, है ना। अब तुम नहीं भूलोगे क्योंकि तुमने इसको रियल टाइम एग्जांपल से क्या किया है? रिलेट किया। तो इसको कहते हैं रिलेटिंग विद द रियल टाइम एग्जांपल्स। जैसे समटाइम्स एडवर्सिटी, अक्सर जीवन में आपदा का आना जरूरी है अगर आपको क्या बनना है? सक्सेसफुल। जब कैलेमिटी आएगी, बुरे दिन आएंगे, तभी तो क्या है आप मेहनत करोगे, सक्सेस पाने की कोशिश करोगे। या धोनी सेरेंडिपिटी, यानी धोनी की किस्मत ने हमने क्या जिता दिया?
वर्ल्ड कप 2007 में, भाई जोगिंदर शर्मा। खैर तुम लोग तो क्रिकेट कम देखते होगे, नहीं देखते हो, चलो छोड़ हटाओ, है ना। तो इस तरीके से जो भी चीज से तुम्हें मतलब इंटरेस्ट है उसमें एग्जांपल्स बना के वर्ड को याद करने की कोशिश करो। ट्राई टू फॉर्म एग्जांपल्स, मतलब उस फील्ड से जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट रखते हो। समझ रहे हो बात को? जैसे मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं जितने भी एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करूंगा वो कैसे, क्रिकेट से रिलेटेड, जिससे मुझे याद हो जाए। तुम्हें कुछ और पसंद है, हो सकता है तुम्हें करण जौहर पसंद हो, तो उसके एग्जाम्पल बना लेना, है ना। तो उसके लिए एग्जाम्पल वैसे बना सकते हो ई फेमनेट। कौन सा एग्जाम्पल बना सकते हो? ई फेमनेट। ई फेमनेट क्या होता है? जो कैसा बिहेव करता है? लड़कियों जैसा। मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, ये उनके लिए यूज होता है जो मीठे होते हैं, मतलब जो काफी ज्यादा मतलब लड़कियों जैसा बिहेव करें। क्लियर? ई फेमनेट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद हमारा आता है स्टडी प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जैसे प्रीफिक्स बचपन में आपने सुना होगा, प्री मतलब कहाँ, पहले, फिक्स मतलब अटैच, तो कहाँ अटैच करना है हमें? वर्ड के पहले। जैसे मिस हमेशा किस लिए होता है? वो मिस नहीं है, ये मिस रॉन्ग वाला मिस है। तो मिस हमेशा किसके लिए होता है? रॉन्ग के लिए, गलत के लिए। तो मिस से रिलेटेड कौन से वर्ड होते हैं? मिसडीड, मिसलीड, मिसजज, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ आपको वर्ड को आपने जैसे प्रीफिक्स याद कर लिया, तो वर्ड का एग्जैक्टली नहीं भी याद आ रहा है तो आप ये तो जान ही लोगे कि वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव। या जैसे आपने सफिक्स देखा तो उससे भी काफी आइडिया लगता है। जैसे आई एस एच, इसका मतलब होता है समवॉट या लाइक, मतलब जैसे बोलेंगे गर्लिश, तो गर्लिश मतलब लड़कियों जैसा। रेडिश, लाल रंग जैसा। पूरिश, गवार जैसा। तो आईएसएच हमेशा किसके लिए होता है? ये इश हमेशा होता है किसके लिए? लाइक के लिए। लाइक मतलब जैसा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से आपको कोशिश करना है क्या याद रखने की? प्रीफिक्स या सफिक्स। ये हम लोग कवर करेंगे, अगेन कवर सर हम ही कवर करेंगे, आप क्या कवर करोगे? मैं कवर करूंगा, कैसे कवर करूंगा वो सब अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं, यूजिंग वर्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे मान लो ये कोई लड़की है, रोज लेके खड़ी है, आपको बहुत खूबसूरत लग रही है, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, तो आप उसके लिए कौन से वर्ड यूज करोगे? ब्यूटीफुल छोड़ के गॉर्जियस, और गॉर्जियस के अलावा एनी मोर वर्ड? स्पेक्टेकुलर और एनी अदर वर्ड जो हम लोग ने कभी ना सुना हो? सुना ही है सारे। चलो, तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा, even roses are getting covetous of your pulchritude, even roses are getting covetous of your pulchritude। covetous या covetous मतलब होता है डिजायरस, और कोई चीज का डिजायर रखना। पल्चरीट्यूड होता है ब्यूटी के लिए। तो रोजेस भी तुम्हारी ब्यूटी को देख के क्या है? जल रहे हैं, तुम्हारी खूबसूरती को। अब ऐसा कुछ नहीं कि मैं अंग्रेज हूं, मैं बाहर से आया हूं इसलिए मेरे वर्ड इतने स्ट्रांग है। मैंने भी गूगल किया है, और तुम्हें भी गूगल बाबा का यूज करना है। जब भी तुम कुछ नोट बना रहे हो, स्पेशली तुम जब व्हाट्सएप पे लंबे लंबे स्टेटस डाल रहे हो या इंस्टाग्राम पे अपनी कोई स्टोरी लगा रहे हो, तो ऐसा कोई वर्ड यूज करो जो दूसरों ने क्या ना करा हो, सुनाना। इससे तुम्हारा फायदा क्या होगा? तुम्हारा वोकेबलरी क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है तुम्हारा दोस्त तुम्हें मैसेज करेगा ज्यादा अंग्रेज मत बन, हाँ, लेकिन तुम्हारा वोकेबलरी में इंप्रूवमेंट जरूर होगा और एक इंप्रेशन भी जमेगा, ठीक है। जैसे तुम किसी को बोलते हो आई हेट यू, अब इसी को और किसी वर्ड से बोल सकते हो, आई हेट यू। बहुत चेंज लाओ लाइफ में। आई हेट यू कह कह के थक गए, कुछ नया क्या बोल सकते हो? आई एबहॉर यू, आई लोथ यू, आई डिस्पाइस यू। तो सामने वाला भी कहेगा कि हो सकता है वो सब प्यार समझ बैठे ना। तो यहाँ जो क्लास करे शो, टीचर करे उससे एबहॉर ना, जीवन से ले गई स्पाइस, अब करता हूँ डिस्पाइस, मतलब उससे क्या करता हूं मैं? घृणा करता हूँ। तो ये वर्ड्स यूज कर सकते हो फॉर हेट। समझ में आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, वर्ड को और कैसे याद कर सकते हो? यूजिंग निमोनिक्स या देसी तरीका। अब कहोगे सर ये निमोनिक्स और देसी तरीका क्या?
अभी जब मैं तुम्हें स्पेशल क्लास कराऊंगा तो उसमें एक सेगमेंट और कराऊंगा वोकैब देसी तरीके से। अब ये वोकैब देसी तरीके से क्या होता है, नॉर्मली हम वर्ड पढ़ते हैं तो क्या होता है, भूल जाते हैं। अगर हम कोई ऐसा फनी एग्जाम्पल बना ले या ऐसी चीज से एसोसिएट कर ले जिससे हम वर्ड को कभी ना भूलें, इसको कहते हैं निमोनिक्स या वर्ड को याद करने का देसी तरीका। निमोनिक्स देखो बहुत ज्यादा एक फॉर्मल वर्ड है, तो इसको मैं निमोनिक्स की क्या बोलता हूँ, देसी तरीका। वैसे निमोनिक्स का डेफिनेशन होता है टू मेमोराइज द वर्ड इन एन इजी मैनर, मतलब किसी चीज को मेमोराइज करने का एक सिंपल तरीका, उसको क्या कहते हैं, निमोनिक्स। लेकिन निमोनिक्स वगैरह तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, तुम याद करना वोकैब कैसे, देसी तरीके। अब कहो सर आपने इतना हाइप तो बना दिया लेकिन एक एग्जांपल दे दीजिए, बिल्कुल देते हैं। जैसे ट्रैंक्विल, आप सबने वर्ड ट्रैंक्विल सुना है, ट्रैंक्विल वर्ड, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया भी था, तुम लोग भूल गए, बताओ। तुझे बुला दिया, इंग्लिश में ही चलता है, शांत, काम, याद आया, सिडेट। देखो आप कहोगे सर आपने पहले बताया तब याद नहीं हुआ, अब कैसे याद होगा, देखो अब याद हो जाएगा कैसे। इसको वैसे तो ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग्स होते हैं जो हमें कूल या काम करते हैं या रिलैक्स करते हैं, कूल या काम, या हमें क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। लेकिन अब इतना फॉर्मल में हमें फिर भी नहीं याद रहेगा, तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। जैसे एक मूवी आई थी सलमान खान की कटरीना कैफ के साथ, पहली मूवी, मैंने प्यार क्यों किया। तुम लोग नहीं देखे हुए, तुम लोग जेनजी वाले जनरेशन वाले हो, है ना, देखे हो, अच्छा। तो उसमें एक गाना था जस्ट चिल चिल, याद है, जस्ट चिल चिल ट्रैंक्विल, तो तुमने इस गाने से इस वर्ड को राइम कर दिया, जस्ट चिल चिल ट्रैंक्विल। तो अब कभी तुम्हें भूलेगा ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, काम, यानी शांत। समझ में आ रही बात, तो नाउ यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, तो जस्ट चिल चिल ट्रैंक्विल, तो अब माइंड में रहेगा हमेशा वर्ड। तो इसको कहते हैं वर्ड्स को याद करने का कौन सा तरीका, देसी तरीका। ये तुम मत घर में ट्राई करना, डोंट ट्राई दिस एट होम। जैसे WWE में आता नहीं था, ये मैं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ लेना, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड है परफिडस, कौन सा वर्ड है, परफिडस। देखो ये निब्बा निब्बी की चैटिंग चल रही है ना। तो अब परफिडस मतलब होता है जो अनफेथफुल है आपके प्रति, जो धोखेबाज, जो गद्दार है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परफिडस, मतलब जो डिसीटफुल है, धोखेबाज। अब इसको कैसे याद रखोगे, वैसे एक गाना था, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, वो दूसरे पर फिदा है। तो वो दूसरे पर फिदा है, यानी वो क्या है, परफिदस है। वो दूसरे पर फिदा है, वो क्या है, परफिदस है। तो परफिदस हमें तुम्हें याद रहेगा क्या होता है, बेवफा, धोखेबाज, गद्दार, भूलेगा कभी। तो मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है वो क्या है, परफिदा है, यानी परफिदस है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इसको कहते हैं वर्ड को याद करने का कौन सा तरीका, देसी तरीका। अब ये डीके बोस बोल रहे हैं, है ना, ये और कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत शराफत से डीके बोस अमर हैं, है ना। चलो अच्छी बात, तुम लोग बहुत मासूम से बच्चे मालूम पड़ते हो। एक वर्ड है मौरीबंद, कौन सा वर्ड है, मौरीबंद, MORIBUND। इसका मतलब होता है मरने के कगार पर, कौन से कगार पर, मरने पे, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मतलब जो इंसान खत्म होने के कगार पे। जरूरी नहीं इंसान हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, या पार्टी भी हो सकता है जो कोलैप्स होने वाली है। जैसे बीच में चल रहा था 2014-19 लहर, वो अब की बार 400 पार, है ना, तो बोले थे कांग्रेस का सफाया कर देंगे, पूरा कोलैप्स कर जाएगी कांग्रेस। तो मौरीबंद का मतलब क्या था, जो किस कगार पर हो, मरने के या समाप्त होने के कगार पर हो, उसको हम क्या कहते हैं, मौरीबंद। अब देखो अभी तो ऐसे याद है, फिर 2-3 दिन बाद तो भूल ही जाओगे। जब मैंने तुम्हें ट्रैंक्विल पहले बताया तुम भूल गए, तो अब बाद में तो भूल ही जाओगे, तो याद कैसे करें। इसको ऐसे याद रखो, इस मुर्गी की सांसें हो रही हैं बंद, इस मुर्गी की सांसें हो रही हैं बंद, दिस इज मौरीबंद। अब कभी नहीं भूलेगा, इस मुर्गी की सांसें हो रही हैं बंद, दिस इज मौरीबंद। तो मौरीबंद मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, मरने के कगार।
जैसे मुन्ना भैया, ये कभी मौरिबंद नहीं होगा इनका, क्योंकि ये क्या है, हमारा है। और एमओआर हमेशा किसके लिए होता है, डेथ के लिए, याद रखना, एमओआर इज फॉर डेथ। जैसे एमओआर रूट से हम लोग एक वर्ड सुना होगा, मॉर्टल, सुना है हम सबने। जैसे हम सब इंसान क्या है, हम सबको मरना है एक दिन, वी ऑल आर मॉर्टल, बट मुन्ना भैया इज इमॉर्टल। समझ में आ रही है? ये अंग्रेजों ने एमओआर हमसे चुराया है। कैसे? जैसे हम लोग बोले थे अंग्रेजों से, बोलो मर, क्या बोलो, मर, तो वो क्या बोले, मोर। हम लोग बोलो मर, क्या बोले, मोर। तो वहीं से क्या बन गया रूट, एमओआर, मतलब किसके लिए, डेथ के लिए। गाना भी ना, मोरा पिया मुंह से बोलत नहीं, तो मोरा जब भी एमओआर आएगा तो हमेशा किसके लिए होगा, डेथ के लिए। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम वर्ड्स को याद करेंगे। जैसे एक वर्ड, ये तो जानते हैं, बहुत शिष्ट है ये लौंडा ना, तो इससे, अब देखिए ये वर्ड कैसे याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए, पहले तो मैं वर्ड लिख देता हूं, अगर किसी को मीनिंग पता होगा तो जरूर बताना। एक्सपोस्टुलेट, आप सबने ये वर्ड सुना, एक्सपोस्टुलेट, EXPOSTULATE, एक्सपोस्टुलेट, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोस्ट, आर्ग्यू करना, या किसी से क्या करना, बहस करना। समझ में आ रही बात? उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोस्टुलेट। अब याद कैसे करते, तुम अपनी एक्स का बर्थडे पोस्ट करते थे लेट, तुम अपनी एक्स का बर्थडे पोस्ट करते थे लेट, वो तुमसे करती थी क्या, एक्सपोस्टुलेट, मतलब तुमसे क्या करती थी, आर्ग्यू, बहस करती थी। हाउ डेयर यू, यू फॉरगॉट माय बर्थडे, यू आर अ रिडिकुलस पर्सन, है ना, इस तरीके से। तो तुम्हारी एक्स, है ना, तुम कुछ कह नहीं सकते थे ना, तुम कह सकते थे शिष्ट है लड़कियां ना। तो एक्स का बर्थडे पोस्ट करते थे लेट, वो क्या करती थी, एक्स पॉजिटिव लेट। कोई दिक्कत इसमें? अब ये हो गया वर्ड्स को याद करने का कैसा देसी तरीका। मैंने तुम्हें बता दिया वर्ड को याद करने के तरीके क्या क्या हैं, रूट वर्ड है, वर्ड के ग्रुप बनाओ, देसी तरीके से याद करो। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, ये सब ठीक है, लेकिन कर पढ़ें कहां से, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। क्योंकि सर क्या डिक्शनरी पढ़ ले सर, और सर डिक्शनरी निकाल लें और सब ऐसे पढ़ डालें तो क्या क्या कहना है, आराम से। भाई डिक्शनरी पढ़ते पढ़ते कब लग जाएगा तुम्हें, 1 1.5 साल 2 साल लग जाएगा। और तुम यहाँ बताओ क्या पीएचडी करने आए हो, तुम्हें एमए इन इंग्लिश लिटरेचर का तुम जो है ज्वाइन किए हो क्या, तुम्हें एमए तो नहीं करना है, तुम्हें पीएचडी तो नहीं करनी है, लिटरेचर में तुम्हें कमाल तो दिखाना नहीं है, तुम्हें बस इतना पढ़ना है कि तुम्हारा एग्जाम में काम बन जाए। तो तुम्हें पढ़ना है कहाँ से, एडिटोरियल। क्या पढ़ना है, एडिटोरियल, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है। उसमें से वर्ड्स को क्या करना है, नोट करना है। कहोगे सर ऐसा कुछ बताइए कि भाई नोट ना करना पड़े, इतना मेहनत ना करना पड़े, पका पकाया बता दीजिए। तो पका पकाया अड्डा 247 का चैनल हमारा सुने होंगे, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, वहां पर डेली क्या आता है तुम्हारा, एडिटोरियल की क्लासेस। तुम्हें उस एडिटोरियल क्लासेस को डेली करना है। अब कहोगे सर यहाँ पर नहीं होगी क्या, यहाँ पर भी होगी, लेकिन तुम्हें पता है मान लो हफ्ते में 6 दिन है, कितने दिन है, 6 दिन। उसमें से तुम्हें मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। अब मान के चलो अगर मैं एवरेज पकड़ लूं, वैसे इंग्लिश की क्लास 2 लगेगी, लेकिन बीच बीच में भाई एक भी हो सकती है क्योंकि जीए भी पढ़ना है। तो मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 1.5 क्लास एक हफ्ते में, तो महीने में कितनी हो जाएगी, है 4 महीने में कितनी हो जाएगी, 24। मैथ्स खराब है तुम लोग की, है ना, तो तुम लोग को मैथ्स की 3 क्लास देनी पड़ेगी, है ना, मजाक करें। तो अब 24, 6 महीने मान लो कितना हो जाएगा, 36, यस और नो। अब 36 टू जा 72, भाई 2 घंटे की क्लास रहेगी, 72, जिसमें हमें प्रैक्टिस भी करनी है, वोकेबलरी भी करनी है, और साथ ही साथ क्या है, ग्रामर भी करना है। अब मान लो इसमें एडिटोरियल भी करा दे, तो तुम्हें क्या लगता है एडिटोरियल की कितनी क्लासेस हो पाएंगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी, 20, 22, 24 मैक्सिमम पकड़ लेते हैं।
लेकिन ये बताओ क्या 24 क्लास में तुम्हारी रीडिंग, तुम्हारा वोकेबलरी पूरा इंप्रूव हो जाएगा, तुम्हारा यू धुरंधर बन जाओगे? नहीं, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़ेगा, जैसे क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा, सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि लिमिटेड पढ़ो और हो जाएगा, लिमिटेड है लेकिन डेली पढ़ना। समझ रहे हो बात को? अगर तुम, मैं तुम्हें करा भी देता हूँ, मैं तुम्हें एक दिन बुलाता हूँ और 500 वर्ड करा देता हूँ, क्या कहना है तुम्हारा? तुम ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे सर पकड़ लोगे, सर आपने मैराथन बोल, हमने मैराथन बोल के हमारा दिमाग मैराथन हो गया। अब ये बताओ, एक दिन में 500 वर्ड याद करना या एक दिन में 10 वर्ड याद करना, कौन सी चीज इजी है? 10 वर्ड। लेकिन हर दिन हम तुम्हारे पास मौजूद रहे, मैथ्स वाले सर को बोले, मैथ्स वाले सर आप निकले, आधा घंटा में वोकेबलरी पढ़ाने आया, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आपको थोड़ा सा एडिशनल मेहनत भी करना पड़ेगा, और वो एडिशनल मेहनत क्या है? या तो आपको जो मैं स्पेशल क्लास की वोकेबलरी बताऊंगा आप उसको लिखते चलो, या आप डेली बेसिस पे जो अड्डा 247 पे क्या आता है, एडिटोरियल आता है, वहां से वर्ड्स क्या करते चलो, नोट करते चलो। बाकी तो यहाँ आप पढ़ ही रहे हो, ग्रामर भी पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, लेकिन वोकेबलरी आपको अपने एंड पे भी थोड़ा सा करना है। समझ रहे हो बात? झूठी बात क्या होती, मैं बस ये बोलता यहाँ आ जाओ सब आसान है, आसान है, और ये बोल देता यस यू कैन यू विल, ये है फॉल्स मोटिवेशन, फॉल्स होप, जो मैं बेचूंगा नहीं तुम्हें, विच आई वोंट सेल, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही बोला। तो तुम्हें ये करना है, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? बोलोगे नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो फिर बैंकिंग का पेपर भी क्या कहेगा, नंबर नहीं देंगे। समझ रहे हो बात को? तो यू हैव टू डू दिस। सॉल्व वोकेबलरी क्वेश्चंस फ्रॉम मॉक। देखो इंग्लिश की क्लास जितनी इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट इंग्लिश का क्या देना है, मॉक। आप कहोगे सर हमने तो कुछ पढ़ा नहीं सर, मॉक हम कैसे दे पाएंगे सर? तो ये बताओ, मौरी बंद वर्ड को याद करते वक्त कौन सा नाउन का रूल लगा था? ट्रैंक्विल को याद करते वक्त कौन सा वर्ब का रूल लगा दिए थे? कोई रूल लगा था? तो ये तो बहाना हो गया कि मेरा कोर्स खत्म होगा फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगा। तुम लोग ने कबीर के दोहे को चेंज कर दिया, क्या बोला है? काल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों कर, तब तक ना कर जब तक मेघा ना बरसों कर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन हमें कबीर के दोहे को ओरिजिनल याद रखना है। काल करे सो, आज करे सो, पल में पल्ले होएगी, वरी करेगा कब? तो आपको मॉक देने हैं हफ्ते में मिनिमम 2। अभी आप नए हैं इसलिए 2 बोला, पुराने हो जाओगे तो हफ्ते में कितने, 5। तो सर 5 मॉक? देखो अगर सिलेक्शन चाहिए इतना रगड़ना तो पड़ेगा, बिना मॉक दिए आपका पेपर नहीं निकले। आप जितना बार कोचिंग ज्वाइन कर लो, आप दिल्ली लखनऊ XYZ किसी टीचर से पढ़ लो, लिख के देता हूं बिना मॉक दिए तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा। ये बदुआ नहीं, ये क्या एक फैक्ट है। दिस इज नॉट अ कर्स, दिस इज अ ट्रुथ। तो ये ट्रुथ आपको अपने अंदर एनग्रेन कर लेना है कि मॉक मुझे जरूर देना है। समझ रहे हो भैया? मॉक टेस्ट तुम्हें कैसे मिलेगा, यहाँ पर जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें टेस्ट सीरीज मिलेगी ऑनलाइन, उसमें तुम्हारा एनरोल जैसे मतलब तुम परचेज करते हो, इट ऑल्सो डिपेंड्स, वो तो तुम्हें मैनेजमेंट वाले बता पाएंगे नीचे कि आपने कौन सा कार्ड परचेज किया है, आपको वो चीज अवेलेबल है, इंक्लूडेड है उसमें कि नहीं है, तो दैट मैनेजमेंट विल टेल। वैसे अगर तुम कहोगे सर भैया मैंने नहीं लिया और मुझे पैसा खर्च नहीं करना मॉक टेस्ट पे, मैं चाहता हूँ कि चीजें फ्री में मिले, फ्रीबी का जमाना है, तो मैं तुम्हें 3 साइट बता रहा हूँ, तुम चाहो तो इन 3 साइट से फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपए खर्च किए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। पहली है एस्पिरेंट जोन। कौन सी? वैसे तो अड्डा वाली बेस्ट है अगर तुम्हें मिल रखी है, नहीं तो एस्पिरेंट जोन से कर सकते हो। दूसरा है बैंकर्स डेली। इन दोनों में से किसी एक साइट से प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर प्री एंड एस्पिरेंट जोन, ASPIRANTS, एस्पिरेंट जोन, ठीक है, एस्पिरेंट जोन। एंड द सेकेंड वन इज बैंकर्स डेली, BANKERS, बैंकर्स डेली। ओके,
और तीसरी एक साइड और लिख लो, दिस इज फॉर द मेंस लेवल, स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा साउंड्स ऑकवर्ड बट हैज गिव्स यू गुड क्वेश्चंस। स्मार्ट कीड़ा, कीड़ा चढ़ा है ना, के डबल ई डी ए, कीड़ा वाला कीड़ा, के डबल ई डी ए। टेस्ट योर सेल्फ बाय गिविंग वोकेबलरी क्विज, आपको इसमें मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं भी आपको दूंगा क्वेश्चंस। सॉल्व पिलर्स, पिलर्स करिए, फ्रेजल वर्क करिए, क्लोज टेस्ट करिए, सब किस में कवर हो जाएगा, मॉक में कवर हो जाएगा, ठीक है। परचेज बुक्स लाइक वर्ड पावर मेड इजी, मत लेना, तो सर क्यों नहीं लेना, देख लेना एक बार, थोड़ा देख कि तुम्हें अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। थोड़ी सी डिफिकल्ट बुक है, एडवांस बुक है, हो सकता है तुम्हारे पल्ले ना पड़े, या हो सकता है तुम ले लो लेकिन सजा के क्या कर दो, रख दो। तो अगर तुम नहीं भी कर रहे मेड इजी से, बस इतना 4 चीज भी कर रहे हो तो मोर देन इनफ रहेगा। आराम से वोकेबलरी सेक्शन, और मेरी क्लासेस तुम करोगे, स्पेशल क्लासेस मैटर सॉर्टेड है, और कहीं से वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई डिक्शनरी वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं कौन से सेक्शन में, ओके, सिनोनिम एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, वर्ड यूसेज, फिलर्स, वर्ड्स। क्लियर, सिनोनिम एंटोनिम्स तो ऑलरेडी एक्सप्लेन है, सिमिलर मीनिंग, अपोजिट मीनिंग वर्ड्स, इडियम फ्रेज मुहावरे और लोकोक्तियां, फ्रेजल वर्ब्स कॉल ऑफ, कॉल ऑन, कॉल फॉर, है ना, इस तरीके से होता है। जैसे कॉल ऑफ मतलब कैंसिल, कॉल और नीड समवन, है ना। कंफ्यूजेबल वर्ड्स एमिनेंट, इमिनेंट, EMINENT, IMMINENT, इस तरीके के वर्ड्स, रेस्ट, रेस्ट, REST, WREST, इनको हम लोग कौन से वर्ड कहते हैं, कंफ्यूजेबल वर्ड्स। वर्ड यूसेज, फिलर्स एंड वर्ड स्वैप। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ये जब टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा तो और क्लैरिटी आएगा इसमें। फिर आता है लास्ट सेक्शन, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपको, अब क्या करें सर, रीडिंग पढ़ने का मन तो करता है लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा की जो स्टोरी आती है उनको पढ़ने में मजा आता है, या कोई ट्रेवल वाली स्टोरी आ जाती है तो बहुत मजा आ जाता है, बिल्कुल दिल सा लग जाता है। लेकिन अगर कोई कहे द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लो तो बिल्कुल मन नहीं करता है, तो करे क्या, उस चीज से स्टार्ट करो जिसको तुम क्या करते हो, पसंद करते हो, व्हाट यू लाइक, स्टडी व्हाट यू लाइक। और कब तक, 1 महीने तक। अगर स्पेशली तुम्हारा अभी अंडर ग्रेजुएट हो, कोई पेपर का टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो 1 महीने पहले तुम अपनी रीडिंग की हैबिट बनाओ, क्योंकि वो हैबिट क्या हो गई हमारे से, छूट गई है। इंटर तक हम लोग रीडिंग करते थे, लेकिन ग्रेजुएशन में जब से हमें पता चला कि गाइड पढ़ के लास्ट में नंबर लाए जा सकते हैं, हमने क्या करना छोड़ दिया, रीडिंग पढ़ना। तो हमें रीड करना पड़ेगा जो हमें पसंद, जैसे मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं स्पोर्ट्स कॉलम पढ़ूंगा, या तुम्हें रिलीजन बहुत पसंद है तो तुम स्पीकिंग ट्री पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है उसको पढ़ सकते हो, भगवत गीता पढ़ सकते हो इन इंग्लिश बट नॉट इन हिंदी, क्योंकि तुम्हारा पेपर किसका है, इंग्लिश का। तुम फैशन की कहानियां पढ़ सकते हो इफ यू लाइक फैशन। तो इट डिपेंड्स व्हाट यू लाइक। तो 1 महीने पहले क्या पढ़ोगे, जो तुम्हें क्या है, पसंद है। भाई अगर मैं तुमसे कहूंगा कि साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, चलो, बट तुम्हें साइंस फिक्शन पसंद ही नहीं है, तो तुम्हें क्या मतलब है, कोई इंसान मार्स में फंस गया या जुपिटर में फंस गया, तुम कहोगे मेरे को क्या है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे ही ज्यादातर बच्चों को इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं होता, ये इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, महंगाई हो रही, तो हमारे से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई हम लोग को माता पिता को फर्क पड़ता है, हमें नहीं फर्क पड़ता। या जो है भाई ये डिमोनेटाइजेशन है, तो भाई हो गया, अच्छी बात है, या कोविड हो गया, आराम से घर में रिलैक्स कर रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ चली गई तो क्या हो गया ना, हम लोग का तो एग्जाम कैंसिल हो गया ना, बढ़िया। तो ये अब देखो, लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं करता, फैक्ट ऑफ द मैटर, लेकिन अल्टीमेटली आएगा तो इसी से, सोशियो इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे ही पैसेज या क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा। तो पहले महीने छोड़ दो, पहले महीने मौज से वो पढ़ो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन पढ़ना डेली, कितना मिनट, 20 से 25 मिनट, समझ रहे हो बात को। और जब तुम्हारा मूड बन जाए तो क्या पढ़ोगे फिर, न्यूज़पेपर,
और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ोगे? द हिंदू एंड द इकोनॉमिक टाइम्स, दोनों में से कोई एक। आप कहोगे सर पूरा न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए तुम्हें कहूंगा 1 महीने बाद तुम तैयारी करना छोड़ दोगे, तो पूरा न्यूज़पेपर तुम नहीं पढ़ पाओगे। अब पूरा न्यूज़पेपर में तुम्हें चीजें छाननी है, छाननी समझ रहे हो, स्किम करना है कि क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो तो तुम्हें जनरल अवेयरनेस वाले सर बताएंगे, मैं तुम्हें इंग्लिश के हिसाब से बता देता हूँ तुम्हें क्या पढ़ना है। इंग्लिश के हिसाब से तुम्हें क्या पढ़ना है? एडिटोरियल। कौन सा पेज पढ़ना है? एडिटोरियल पेज पढ़ना है। एडिटोरियल पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, तो तुम्हें इंग्लिश में यू हैव टू स्टडी द हिंदू एडिटोरियल। एडिटोरियल को पढ़ने के 2 तरीके हैं, डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारी रीडिंग किस लेवल की है। अगर तुम एक वीक रीडर, कैसे रीडर हो? वीक रीडर, तो तुम्हारे लिए रीडिंग कैसी होगी? और तुम अगर एक स्ट्रॉन्ग रीडर हो, मतलब तुम्हारी रीडिंग ठीक ठाक है, या स्ट्रॉन्ग नहीं कहें तो एवरेज हो, तो तुम्हारा स्टाइल क्या रहेगा? देख लेते हैं दोनों का। जैसे मान लो मेरी रीडिंग बहुत खराब है और मैं पढ़ता हूं और हर चीज में स्टक हो जाता हूँ, स्टक समझ रहे हो, रुक जाता हूँ, फंस जाता हूँ। जैसे एक वर्ड मिला मुझे, यहां आया रोड ब्रेकर या वही ऑब्स्टिकल आया और मैं क्या हो गया? फंस गया। और मैं कहाँ चला गया भैया? डिक्शनरी, वर्ड का मीनिंग ढूंढने। फिर मैं दूसरी लाइन पढ़ा, फिर मुझे कोई वर्ड समझ नहीं आया, फिर मैं फंस गया, फिर मैं कहाँ चला गया भैया? डिक्शनरी। फिर तीसरी लाइन, फिर मैंने वर्ड पढ़ा, फंस गया, फिर मैं कहाँ गया भैया? अब तुम्हें क्या लगता है, ऐसा रीडर जो जगह जगह रुक रहा है, तो क्या कभी रेस जीत पाएगा? क्या वो इस, अब मैं बताऊं, तुम पढ़ोगे भी तो 3 लाइन बाद तुम्हारा मन खत्म, पढ़ने की इच्छा खत्म, क्योंकि 3 लाइन बाद तुम्हें समझ में आना ही क्या हो जाएगा? बंद, क्योंकि तुम इतना स्टॉपेज ले रहे हो ना। तो इन स्टॉपेज को रोकने के लिए क्या करें? पहले तुम सारे वर्ड्स निकाल लो, सारे स्पीड ब्रेकर, और कॉपी में क्या कर लो? लिख लो, और फिर उनके क्या ढूंढ लो? मीनिंग, और फिर पढ़ना स्टार्ट करो। समझ रहे हो? अब इससे फायदा क्या है? सब चीज तुम्हारे इधर करीब में, सारे रोड ब्रेकर का तुम्हें पता है सॉल्यूशन, तो तुम आराम से क्या करोगे? रीडिंग करोगे बिना रुके। ये किसके लिए? जो रीडर बिल्कुल क्या है, जो एवरेज है। कहोगे सर हमारी कंडीशन इतनी बुरी तो नहीं, एक एक लाइन में नहीं, लेकिन 5-5 6-6 लाइन में फंस जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करे? ऐसा पर्सन पूरा रीड कर ले एक बार, फिर जहां जहां फंसे उन वर्ड्स को निकाल लो, उनके क्या ढूंढ लो? मीनिंग, और एक बार दोबारा से इस आर्टिकल या इस एडिटोरियल को पढ़ लो। अब कहोगे सर अगर इतना सबके साथ करेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे? सबके साथ नहीं, केवल किसके साथ? एडिटोरियल के साथ। अब कहोगे सर एडिटोरियल के साथ भी डेली तो हो नहीं पाएगा, तो हफ्ते में कितनी बार कर लो? 2 बार। इस तरीके से रीड करो, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड करने का तरीका। इसको बिल्ड करने का तरीका, रीडिंग करते वक्त कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। ये तुम्हें रिजल्ट इंस्टेंट नहीं दिखेगा, लेकिन 6 महीने या 1 साल में जब तुम पैसेज सॉल्व करोगे तो उसमें तुम्हें क्विक रीडिंग की एक हैबिट बनेगी। समझ रहे हो बात को? अच्छा, आप कहोगे सर हमसे ये सब ना करवाइए, हम न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ेंगे। तो भैया अगर तुम न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ सकते तो तुम एक काम करो, तुम डेली बेसिस पे क्या करो? एक आरसी कर लो। आरसी समझ रहे हो? पैसेज। सर डेली तो नहीं करवाइए, हफ्ते में कितनी बार कर लो भैया? 2 से 3 बार। 2 से 3 बार एक बार पैसेज दे दो, कभी कभी क्लोज टेस्ट दे दो, कभी कभी क्या करो भैया? रीअरेंजमेंट दे दो। तो उससे क्या होगा? तुम्हारा रीडिंग में टच में रहोगे। समझ में आ रही बात? इतना करना है। अगर तुम्हें एग्जाम को क्या करना है? क्लियर करना है, रीडिंग में अच्छा स्कोर करना है, वोकेबलरी में, ग्रामर में, तो तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। लास्ट में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक चीज समझना है तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए, तब उससे रीडिंग, ये मतलब एग्जाम के लिए नहीं है, ये किसके हिसाब से? रीडिंग को इंप्रूव करेंगे। एग्जाम को तो हेल्प तुम्हें करेगा क्या? पैसेज, क्लोज टेस्ट या रीअरेंजमेंट, उन्हीं से तुम्हारा हेल्प होगा। समझ में आ रही बात? अब इस और रीडिंग सेक्शन में ये सारे टॉपिक कवर होने, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, और क्या? मिसलेनियस। और इसी के साथ थैंक यू, मतलब इंट्रोडक्शन का थैंक यू है। अगर समय हमारे पास थोड़ा बचता है तो फिर मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा या तुम्हारी क्वेरीज भी ले लूंगा। ठीक है, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ जरा।